हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। मैं तारा मातो, असिस्टेंट प्रोफेसर जामनीकांत बीएड कॉलेज की, आज आपको टीचिंग एंड लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में विचारों का आदान प्रदान, यानी शेयरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, चाहे वह गणित से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, कला से संबंधित हो या किसी भी क्षेत्र में। जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो यही प्रक्रिया शिक्षण अधिगम या टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया कहलाती है। कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर। शिक्षण प्रक्रिया के बारे में आप कह सकते हैं कि यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का होना आवश्यक होता है, जबकि जॉन डीवी के अनुसार ये एक त्रिमुखी यानी ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का होना अनिवार्य है। यहाँ जो परिभाषा दिया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण के परिणामों को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियाँ और अनुभवों की योजना और कार्यान्वयन शामिल है। यानी शिक्षण परिणामों को पूरा करने के लिए हम जो गतिविधि और योजना और जो कार्य करते हैं वही शिक्षण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सीखना या अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया के बारे में आप कह सकते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। सामान्य रूप से हम किसी दूसरे के गतिविधि को देखकर या दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर जब अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है, यही सीखना या अधिगम प्रक्रिया कहलाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा का सबसे शक्तिशाली साधन, यानी हम बच्चों में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे एक टीचर अपने छात्रों में जो परिवर्तन करना चाहते हैं अपने शिक्षण के प्रति या अपने शिक्षण के द्वारा, ये परिवर्तन ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। 4 फेजेस हैं यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के 4 चरण। पहला चरण है डिस्कशन, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में चर्चा या डिस्कशन होना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तभी संपन्न हो पाती है जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, चाहे वह पाठ्यक्रम से संबंधित हो या फिर उनके पर डे टॉपिक के बीच में चर्चा होना या शिक्षण उद्देश्यों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन से आप यह समझ सकते हैं कि सहभागिता होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि कक्षा के शिक्षण में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सिर्फ शिक्षकों की ही मुख्य भूमिका रहे और छात्र वहाँ उपस्थित हो ही ना, या फिर छात्रों की भूमिका ना के बराबर हो। ऐसे में भी शिक्षण अधिगम कंप्लीट नहीं हो सकता है। ना ही अगर हम छात्रों को मुख्य भूमिका में रखें और शिक्षकों की भूमिका को नगण्य माने तो तब भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ही सहभागिता यानी सहयोग होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है अडेप्टेशन या अनुकूलन, यानी शिक्षक बच्चों को बाहरी दुनिया के बारे में या फिर अपने अनुभवों के बारे में जो भी बताते हैं, शिक्षार्थी उसे कितना ग्रहण कर पाते हैं, यह भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक चरण है। चौथा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से मतलब है कि शिक्षार्थियों का प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है, यानी कक्षा शुरू होते समय शिक्षक और शिक्षार्थियों ने जिन उद्देश्यों की चर्चा की थी, जिन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास शुरू किया था, वह प्रयास कहाँ पर ख़त्म हुआ, यानी वह प्रयास जो है कितना कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। यहाँ पर 7 सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। पहला प्रिंसिपल है इनकरेज स्टूडेंट फैकल्टी कॉन्टैक्ट, यानी छात्र और संकाय संपर्क को प्रोत्साहन।
अगर हम कहें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध को प्रोत्साहित करना, तो उसका अर्थ ये निकलता है, जैसे हमने स्टेप्स में फेजेस में देखे थे कि इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड टीचर। इंटरेक्शन होना बहुत आवश्यक है। जब तक टीचर्स बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे या इनकरेज नहीं होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तब तक छात्र जो है सीखने के लिए उत्साहित नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन करना यह छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी सहयोगात्मक दृष्टिकोण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब सहयोग के साथ होती है या सहयोगात्मक भावना जब तक बच्चों में ना आए, तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो सकती है। बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वह डिस्कशन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, और जो भी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती है वो दिन शिक्षकों के साथ उसे शेयर करते हैं। तो ये कोऑपरेशन बच्चों के बीच जागृत करना बहुत आवश्यक है, या फिर ये सहयोग की भावना उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है, ताकि छात्र शिक्षकों को भी समझ सकें और उस टॉपिक के प्रति उनसे जानकारी वह लेते रहें। तीसरा है इनकरेज एक्टिव लर्निंग, यानी सक्रिय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना। एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आता है कि बच्चों को आप कितना ज़्यादा एक्टिव रख रहे हैं कक्षा में, जैसे रीडिंग, राइटिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग। आप बच्चे को कितना एक्टिव रख रहे हैं, उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कितना ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, इससे वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेते रहेंगे। जैसा मैंने कहा था कि केवल शिक्षकों की ही भूमिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों की भी भूमिका होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में हम यही देखते हैं कि छात्रों को भी सक्रिय हम रख सकें। चौथा है प्रॉम्प्ट फीडबैक, यानी तुरंत उन्हें उनके कार्यों के प्रति सुझाव देना। जैसे बच्चे ने कॉपी करेक्शन करवाया, तो शिक्षकों का काम होता है कि तुरंत ही उन्हें फीडबैक प्रदान करें, ताकि बच्चे अपनी गलती को सुधार सकें, या जो नेक्स्ट टाइम वो अपने खुद का असेसमेंट कर सके कि मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अभी और समझना है, या इस क्षेत्र में मेरा नॉलेज जो है अभी कम है। तो तुरंत जब हम उन्हें सुझाव देते हैं तो वह सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं। एम्फसाइजेस टाइम ऑन टास्क, यानी समय के अनुसार कार्यों पर बल देना। जब हम बच्चों को समय की महत्व बताते हैं या फिर समय से कार्य पूरा करने के बारे में समझाते हैं, तो इससे वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेना शुरू करते हैं। आपके पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान वो समय का विशेष ध्यान रखते हैं और दूसरे कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, और समय का सदुपयोग भी कर पाते हैं। कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस। बच्चों को जब तक उनके लक्ष्यों के आधार पर उन्हें प्रेरित ना करें, तब तक बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। जब बच्चों को पता है कि हमारे टीचर्स हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लग जाते हैं। तो जब तक आप उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, आप उन्हें नहीं बताएंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, किस तरह का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक बच्चे जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से रुचि नहीं ले पाएंगे। 7th एंड लास्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वेज ऑफ लर्निंग। अलग अलग प्रकार से अधिगम प्रक्रिया संपन्न करना, या फिर कक्षा में जो विशिष्ट बुद्धि वाले बालक हैं या फिर सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं, सबको समान रिस्पेक्ट देना और उनके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रखना। इससे भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की रुचि बनी रहेगी। कक्षा में अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, तो सबके अनुसार जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो सभी बच्चे जो है क्लास में रुचि ले पाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है,
जिसमें इनपुट के रूप में हम देखें तो शिक्षक और छात्रों की विशेषताएं होती है। और जो प्रोसेसिंग सिस्टम इसका पार्ट होता है, प्रोसेसिंग पार्ट में शिक्षक और छात्र का व्यवहार एवं शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, पाठ्यक्रम को कैसे समझाते हैं, तभी बच्चों की उपलब्धि और उनका जो अंतिम भाग होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, कि बच्चों की उपलब्धि उसी से दिखती है कि छात्र शिक्षक का क्या विशेषता था, उन्होंने कक्षा में क्या क्या प्रयास किए, पाठ्यक्रम को सीखने का क्या क्या प्रयास किए या बच्चों को सिखाने का क्या क्या प्रयास किया गया। और यह सभी प्रयास जो है बच्चों की उपलब्धि से हमें पता चलता है। तो यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह प्रक्रिया समझ में आई होगी। थैंक यू।